Good afternoon, everyone. Welcome to Gold Market Signals, Risk, Timing and Opportunity. I am Sati Nair from Rappaport, working closely with the diamond and jewelry trade to track market movements, demand shift and retail trends that is actually impacting the industry. With gold prices is unstable and margins are really under pressure, and we are seeing a clear changes in the customer behavior. Sometimes it's like lighter gold purchases, or sometimes the consumer behavior is changing and going for interest in the buying diamond jewelry. And today we will decode what these changes means. These changes is actually will impact the inventory planning, profitability, and the diamond opportunity in 2026. Today I'm pleased to be joined by two distinguished guests. Virendra Vyas, founder of Gold Price Today and one of India's most trusted voices on gold pricing and market signals. Welcome to this webinar, Virendra. Thank you, ma'am. And we have today another distinguished guest, Dr. Gaurav Bava is a prominent retail strategist and the CEO and Managing Director of Bava Jewelers, who brings valuable on-ground retail insight from the showroom. Welcome, Mr. Gauravji, to this webinar. Right. Thank you. Now, let's straight go into the question. My question to you, Virendra, to set the stage. In today's market, what are the most important gold price signals that trade should be watching out right now? Because currently the gold prices are shooting up and there is uncertainty. So what should we be watching it? थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँगा। हाँ जी, आप बात कर सकते हैं। जी जी। सो गोल्ड के प्राइजेस अगर हम अभी देखें मैम, अगर आप अभी के सिग्नल्स की बात करेंगे तो अभी 3-4 सिग्नल बहुत ज़्यादा जो है गोल्ड के प्राइजेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला तो है जियोपॉलिटिक्स, जिसमें यूएस और ईरान का जो टेंशन चल रहा है उसको लेकर रोजाना तरह तरह की खबरें आ रही हैं। अभी टॉक्स भी हुए जिनेवा में, पर वो उस तरह से फ्रूटफुल नहीं हुए, तो वहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं देखा गया। साथ ही जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उनकी तरफ से बयान भी आया कि यूएस के पास मिलिट्री ऑप्शन खुला है। तो रात में हमने जो तेजी देखी थी उसके पीछे ये कारण था। हालांकि पिछले दिनों से ये कारण काफी वहां पर सामने है। एक हो गया जियोपॉलिटिक्स। दूसरा है फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, वहां पर ब्याज दरों का निर्धारण करता है। उसकी पॉलिसी और उसके जो नए चेयरमैन केविन वॉर्श, या जो मौजूदा चेयरमैन है जेरोम पावेल, इनकी स्ट्रेटेजी ब्याज दरों को लेकर कैसी होगी, इसके ऊपर जो है वहां पर बहुत ज्यादा मार्केट सिग्नल लेता है। और अभी और फ्यूचर के लिए भी ये एक बड़ा सिग्नल है मार्केट का, क्योंकि जैसे आपने देखा था जिस दिन नए फेड चेयर का डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, उस दिन सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट देखी गई थी। और ऐसा माना जा रहा था कि लोग जितनी उम्मीद कर रहे हैं उतनी शायद ब्याज दरों में वो कटौती ना करे। और जो ऐतिहासिक गिरावट आपने 27 जनवरी के बाद देखी थी, वो इसी वजह से आई थी। तो दूसरा है फेड का जो स्टांस है ब्याज लेकर, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल है मार्केट के लिए। तीसरा अगर मैं बात करूंगा तो डॉलर की चाल पर भी आपको नजर रखनी चाहिए कि डॉलर किस प्रकार से वहां पर मजबूत हो रहा है या गिर रहा है। पिछले कुछ दिनों से डॉलर में गिरावट देखी जा रही थी, इसकी वजह से भी वहां पर सोने चांदी के भाव मजबूत हो रहे थे। चौथा है अनसर्टेनिटी पॉलिसी की। पॉलिसी अनसर्टेनिटी मतलब जो टैरिफ यूएस ने इम्पोज किए हैं, चाहे चाइना पर हो चाहे वर्ल्ड ओवर हो, ये अनसर्टेनिटी है। आपको नहीं पता है कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस देश पर कितना टैरिफ लगा देंगे। तो लोगों ने क्या किया है कि पैसा जो है अपना शिफ्ट किया है गोल्ड। गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। तो चाहे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, चाहे पॉलिसी की अनसर्टेनिटी हो, चाहे ब्याज दरों में बदलाव, इन सारे कारणों की वजह से वहां पर गोल्ड एज ए सेफ हेवन एसेट माना जाता है। और ये 4-5 जो कारण है मुख्य तौर पर वहां पर सोने के भाव को फिलहाल प्रभावित कर रहे हैं, और आगे भी इनसे सिग्नल हमें मिलते रहेंगे। जी सती जी।
थैंक यू वीरेंद्र जी, ये काफी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का जो सिचुएशन है, बट लोगों को गोल्ड, कोई भी सिचुएशन है, वार है, सेंट्रल बैंक का रिजर्व्स है, कोई भी सिचुएशन में लोग गोल्ड एक रिजर्व जैसा, इन्वेस्टमेंट जैसा माना जाता है। इसके लिए एक ऐसा सिचुएशन में लोग गोल्ड ज्यादा खरीद के रखते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है गौरव जी, ये जो सिचुएशन है, ये जो अभी का जो फिलहाल में जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये टेम्पररी पीक है, और आर वी सीइंग ए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट? मेरे हिसाब से तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, बिकॉज इफ यू सी गोल्ड हैज बीन राइजिंग सिंस ऑलमोस्ट 2001 2002। आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज अराउंड $280 मैंने अपने हाथ से गोल्ड खरीदा हुआ है, सो आउंसेस के अंदर। सो आज की डेट में वहां से इट हैज ऑलरेडी गॉन अप 3-4 टाइम्स अप। लाइक पहले वहां से ही बढ़ के अराउंड $850 गया, देन इट डिप्ड अ बिट, देन वेंट अप टू 1000, सॉरी आई थिंक 1035। वहां से फिर 1920 गया, 1920 के बाद से इट डिप टू ऑलमोस्ट आई थिंक ना $1050 वे बैक इन 2016 17। अब ये उसके बाद में इसने जो बुल रन 1920 के बाद में लिया, उस लाइक टेक्निकली अगर हम डिस्कस करते हैं, सो दैट इज लाइक अ कप एंड हैंडल मूवमेंट। उसने वो जैसे ही ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक एवर ऑन द गोल्ड प्राइस। और अब तो इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है कि प्राइस ऊपर जाता है एंड देन यू सी अ ड्रॉप ऑफ, लाइक वी जस्ट सॉ प्रॉब्ली 2 वीक्स बैक $1100 का डिप आया था, 5600 से वेंट डाउन टू 4450 सम। सो अल्टीमेटली अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो चार्ट्स आर रियली रियली गुड एंड दे आर वेरी बुलिश। इन द लॉन्ग टर्म आई पर्सनली सी इट कैन इवन गो टिल like $8,000 to $10,000 in maybe next 3 to 5 years. Long term scenario to bullish hai, but we might see like a deep correction as well before it moves on to 8,000 $10,000. So एक बार हो सकता है कि एक डिप आ जाए, वी माइट सी 4,000 $3,500 डाउन द लाइन इन नेक्स्ट मे बी 3 to 6 months 8 months। टाइम फ्रेम तो मुझे नहीं पता, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक डिप आ सकता है। वो आएगा कि नहीं आएगा दैट इज नॉट कंफर्म्ड। सो वेल आई एम सेइंग दिस, आई डोंट मीन टू से कि किसी को अपने स्टॉक बेच देना चाहिए ज्वेलरी का या कुछ हेज करना चाहिए, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको दोबारा लाइफ में इस बार अगले 6 महीने में, साल में, 2 साल में कब वो डिप आएगा, आपको $3,500 मिलता है, सो इट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन टाइम टू बाय गोल्ड। एंड इफ यू मिस द बोट you will regret big time. बिकॉज क्या होता है, अभी कभी भी गोल्ड प्राइसेस, अभी गोल्ड प्राइसेस आप देखेंगे, 10 साल पहले का गोल्ड प्राइसेस नहीं है अभी अभी का गोल्ड प्राइसेस। तो Right. अगर वो डिप हो जाता है तभी भी, टू सर्टेन एक्सटेंट, इट्स नॉट अ वेरी शार्प डिप इट हैपनिंग, इट्स अ वेरी माइन्यूट डिप इट इज हैपनिंग। सो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा डिप हो सकता है उसमें, गोल्ड प्राइसेस में। वीरेंद्र जी, आपका कहना क्या है उसमें? नहीं, जैसे गौरव जी ने बताया, मैं तो भाव का प्रेडिक्शन नहीं दे पाऊंगा, नॉर्मली मैं नहीं करता हूँ भाव के प्रेडिक्शन। पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपका सवाल है कि ये जो करंट प्राइस आप बोल रहे हैं कि ये टेम्परेरी पीक है या पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म शिफ्ट है, तो ये जो अगर आप देखेंगे मैम, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म शिफ्ट। आप वर्ल्ड में अभी जो सबसे बड़ी थीम प्ले हो रही है वो है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का अर्थ है जो सेंट्रल बैंक, जैसे आपने मेरे जो जवाब के बाद आपने कहा भी कि सेंट्रल बैंक्स भी सोना खरीद रहे हैं, तो पिछले 4 साल से सेंट्रल बैंक, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ उसके बाद से सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीद रहे हैं, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना एसेट। और आप अगर देखेंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद लगातार 3 साल तक 1000 टन से ज्यादा और पिछले साल 800 टन से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीद लिया। तो बड़े पैमाने पर 4 साल अगर आप देखेंगे, कोई ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। पूरा वर्ल्ड में शिफ्टिंग हो रही है। देखें आप, वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो रहा है। पहले यूएस यूरोप हमेशा साथ होते थे, पर बीच में आपने देखा ग्रीनलैंड का मुद्दा आया तो यूएस और यूरोप दोनों आमने सामने हो गए। रशिया यूक्रेन अलग ही मुद्दा चल रहा है। तो अगर आप इसको ओवरऑल बड़ी थीम में देखेंगे तो जो डॉलर है, डॉलर को पूरे वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी माना जाता है। पर अब जो है
शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स गोल्ड, क्योंकि जब भी अनसर्टनिटी होती है तब गोल्ड काम आता है सेफ हेवन के तौर पे। तो सेंट्रल बैंक्स चाहे आप देखिए लगातार गोल्ड की खरीद कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। और दूसरी तरफ जो एज ए रिजर्व एसेट है, पहले यूरो था सेकंड नंबर पर, अब गोल्ड आ गया है डॉलर के बाद। और धीरे धीरे जो डॉलर जिसको आप कहते हैं उसकी महत्ता या उसका डोमिनेंस घट रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, ब्रिक्स नेशन जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील और साउथ वहां पे ये सारे जो कंट्री हैं, ये ब्रिक्स जो नेशन है, ये भी लगातार गोल्ड की खरीद कर रहे हैं। पिछले 5 साल का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो गोल्ड बाय किया है वो चाइना ने किया है, 350 टन से ज्यादा पिछले 5 साल में। अगर आप सेंट्रल बैंक की बाइंग देखेंगे उसमें भारत भी है, उसमें ब्राजील भी है। तो जो टॉप 5 नेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 जो देश है वो ब्रिक्स से जुड़े हुए देश हैं। पिछले 5 साल का जो गोल्ड बाइंग का सेंट्रल बैंक का डेटा है उसमें। तो शिफ्ट हो रहा है, बड़ी जो दुनिया की जो थीम है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ से जा रही है। और जब डॉलर से कोई चीज हटती है तो फिर उसके बाद क्या सेफ क्या है, पूरी दुनिया के लिए सेफ क्या है, तो उसके बाद लोगों को सोना ही नजर आता है। तो इन अ बिगर टर्म इट्स अ लॉन्गर टर्म शिफ्ट, नॉट अ टेम्परेरी पीक। ये बात सही है क्योंकि सबका अटेंशन डी डॉलराइजेशन पे है अभी। इंडिया में भी मोस्टली रिजर्व सोने पे जाते हैं, सेंट्रल बैंक इतना खरीदा है। चाइना में भी इन अ लॉन्ग वे एक्चुअली गोल्ड में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटेलर्स, हाउस होल्ड सब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज इट्स लाइक ए सेफ प्लेस एक्चुअली वेयर यू कैन स्टोर द इन्वेस्ट द मनी एंड now my question to you, Gaurav ji, at this situation, this is a very unstable environment, in fact. Right. How should jewelers think about the timing of purchases? And because it's a price risk also, and how do they manage their price risk at this unstable situation? देखिए, इस तरीके की जब भी सिचुएशन आती है, व्हेन द प्राइसिंग आर ऑन अ बुल रन, सो यू हैव टू क्रिएट अ गुड स्ट्रेटेजी। कभी आपने किसी प्राइस पे गोल्ड ज्वेलरी बेच दिया या किसी कस्टमर का ऑर्डर बुक कर लिया, एंड यू हैव टू फुलफिल दैट, राइट? सो यू Yes, हैव टू मेक श्योर कि आपने जितना भी गोल्ड सेल करा है या आपने बुक करा है ऑर्डर, आप उतना कहीं ना कहीं अपना परचेज कर ले या हेज करें। इधर वे, इफ यू डोंट डू दैट, एक दिन के अंदर 5,000 10,000 रुपए का प्राइस का जंप आ जाता है। एंड आई डोंट थिंक एनी ज्वेलर कैन मेक more than 4 to like more than 6% 7% margin GP on gold jewelry। तो आपने 500-700 रुपए कमाने के लिए, लूज करने के लिए यू हैव गॉट 1,000। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो हम लोग तो अपने स्टोर के ऊपर क्या करते हैं, वी क्रिएट अ डेली रिपोर्ट कि हमने कितना गोल्ड बेचा है, आज की रेट में सेल कितना हुआ है। उस सेल में से जो हमारे पुराने ऑर्डर्स होते हैं उसको लेस करते हैं कि हमने आज की रेट में न्यू गोल्ड ज्वेलरी इतना ग्राम और इस प्राइस पे बेचा है। देन वी ऐड टू इट कि हमने कितना ऑर्डर्स बुक करे एज ऑन डेट और वो क्या प्राइस पे बुक करे हैं। फिर आज हमने परचेज कितना करा है उसमें से वो लेस कर देते हैं। बैलेंस गोल्ड वी ट्राई, वी हैज इट एवरी डे विदाउट फेल। सो वी हैव अ स्टैंडर्ड पॉलिसी इन द कंपनी। उसके बिना तो यू यू कैनॉट सर्वाइव, यू विल गो फॉर अ टॉस। मतलब पता लगा आपने ज्वेलरी बेच दिया 1 लाख रुपए में, और जब तक आप सोच रहे हो खरीदने का प्राइस होगा 1,30,000 रुपए, mm, तो यू विल मिस द बोट। yeah, ये understanding बहुत important है because prices at any every day the prices are changing because वो stable नहीं है, तो ये retailers को ये understanding रहना बहुत जरूरी है। और इंडिया में एक्चुअली गोल्ड behaving like an investment, every consumer or every family or every person which is coming to the store और जो गोल्ड खरीद रहे, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो लोग खरीद रहे हैं। इतना प्राइस बढ़ने के बाद भी आपको ये कंज्यूमर डिमांड चेंज हो रहा है अब दिख रहा है, और कंज्यूमर डिमांड इज स्टिल ड्राइविंग। कंज्यूमर डिमांड तो अभी भी हाई है। लाइक इफ आई सी, जब प्राइस लास्ट अराउंड 140 के ऊपर गया था, उसके बाद में देयर हैड बीन अ वेरी ह्यूज रश एट द स्टोर्स। मतलब हमारे शोरूम के ऊपर गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वाले कस्टमर ज्यादा थे। इनफैक्ट व्हाट वी सॉ इन प्रॉब्ली लास्ट 2 मंथ्स, दिसंबर जनवरी, डायमंड ज्वेलरी और लैब ग्रोन डायमंड्स आल्सो वी डू। सो दोनों की सेल्स में थोड़ा सा डिप था।
और जो लोग डायमंड ज्वेलरी के बारे में भी प्लान कर रहे थे, बिकॉज जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो लोग सारे के सारे गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा फोकस थे। लाइक देयर वाज अ डिप इन डायमंड ज्वेलरी सेल्स, और गोल्ड ज्वेलरी का सेल्स बढ़ रहा था उन टाइम के ऊपर पिछले 2 महीने में। बट नाउ अभी इस जब 1,90,000 के आसपास हिट करा था प्राइस, उसके बाद में दोबारा से शिफ्ट आ गया। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग मोर ऑफ डायमंड ज्वेलरी एंड लेस ऑफ गोल्ड। अभी गोल्ड का सेल्स डिप हुआ है, डायमंड ज्वेलरी का अब चला गया लास्ट 15 डेज आई वुड से। तो ये प्राइसिंग तो हिसाब से कस्टमर का माइंडसेट चेंज होता है, एंड इट इज ऑब्वियसली देयर, बिकॉज अगर आज आपसे 1 साल पहले गोल्ड ज्वेलरी खरीदते थे फॉर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑफ 100 ग्राम्स, इट वुड हैव कॉस्टेड समवेयर अराउंड 10 lakhs। आज की डेट में वही सेम चीज इट इज नॉट गोना कॉस्ट लेस देन 18-20 lakhs। तो अगर आप 18 लाख रुपए का बजट देखते हो एक सेट के लिए, यू कैन गेट अ बेटर डायमंड सेट एट मे बी 15 lakhs, और 20 lakhs यू गेट अ बेटर पीस। तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं प्राइस टू प्राइस की, मेरे को लुक टू वैल्यू में कैसा लगता है, हाउ इज इट डू दे फील एज अ कस्टमर। तो वो शिफ्ट होता रहता है कहीं ना कहीं। पहले भी ऐसे शिफ्ट्स आते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर, अभी आपने क्वेश्चन कराया तो इन प्रॉब्ली अराउंड 2008 2010 एक बार गोल्ड ऑलमोस्ट 11-10,000 11,000 चला गया था, तब लोगों ने अपनी गोल्ड ज्वेलरी बेच के डायमंड ज्वेलरी में कन्वर्ट करा था। वी यूज टू थिंक कि भाई लोग गोल्ड बेच के डायमंड खरीद रहे हैं, एंड दे थॉट इट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू, बिकॉज गोल्ड का प्राइस 10,000 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अभी इसको बेच दो, अभी डायमंड खरीद लो। एंड इन फैक्ट इन लास्ट फ्यू डेज वी सॉ, प्रॉब्ली 3 महीने पहले, आई स्टिल रिमेम्बर, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं डायमंड ज्वेलरी बेच के गोल्ड ज्वेलरी ले गए, बिकॉज दे ऑल्सो थिंक कि भाई हमने शायद कोई गलती कर दी, अभी मेरे को गोल्ड में इन्वेस्टेड होना चाहिए। सो दे कीप शिफ्टिंग, अच्छा। एंड यू कैनॉट स्टॉप इट। वो हर, देखो जिसके पास जितने फाइनेंसेस जैसे होंगे उसके हिसाब से पीपल थिंक। देर आर पीपल वो कह रहे हैं कि डायमंड भी पड़ा रहा है, गोल्ड और खरीद लो। एंड वी इवन सॉ पीपल, लोग अपनी एफडी तोड़ के गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो ये अच्छा सारा का सारा सिनेरियो, या बिकॉज उसको लगता है कि आई माइट नॉट मिस द बोट, एंड वी सॉ पीपल बाइंग इवन एट 1,90,000 प्राइस। सो दैट इज ऑलवेज देयर, यू कैनॉट स्टॉप इट। एंड सेकेंडली, आप जो एक क्वेश्चन कर रहे थे ना पहले वाला, उसके लिए मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग विच व्हाट केम टू माय हेड। आई स्टिल रिमेंबर इन 1999 यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के ऊपर एक कैपिंग लगी थी, दैट दे वुड नॉट बी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। आई थिंक देवर अराउंड 22 और 18 सेंट्रल बैंक्स, दे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट यूएस के साथ में कि दे विल नॉट सेल मोर देन 250 टन्स ऑफ गोल्ड ईच कैलेंडर ईयर, एंड विच टर्न टिल लाइक आई थिंक 2019 तक वो एग्रीमेंट रिन्यू होता रहा फॉर ऑलमोस्ट 20 years। अच्छा। अभी 19 के बाद वो दोबारा रिन्यू नहीं हुआ, बट द वे सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड, अगर आज की डेट में मेरे को ऐसा लगता है अगर सेंट्रल बैंक्स अपनी गोल्ड बाइंग को कम कर दें तो प्राइसेस इतने ज्यादा जंप नहीं करेंगे। So we might see a scenario. I don't know. That's what came to my head while thinking about it. They might come up with a new thing कि वो बोले कि एग्रीमेंट साइन करते हैं कि सेंट्रल बैंक इससे ज्यादा गोल्ड नहीं खरीदे एक साल में, which would help the prices of gold as well. I don't know what will happen. It's just my personal viewpoint. I don't know what will happen, but I think कि ऐसा कुछ भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंट्रल बैंक को छोड़ दिया वो सारा गोल्ड एक ही दिन में खरीदेंगे तो प्राइस तो 10,000 हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि या आप देखा जाएगा तो हर हर कंट्री अपने सेफर साइड सोच के, अभी वीरेंद्र जी ने बोला, सबको गोल्ड में आप रिजर्व कर रहा है क्योंकि वो सेफेस्ट प्लेस है। ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता है, तो इसके लिए वो सेफेस्ट प्लेस। प्राइस नीचे जाएगा तो भी टू सर्टेन एक्सटेंट तक ही वो नीचे जाता है, एकदम डिप नहीं हो जाता है। तो ये इसकी वजह से पॉलिटिकली वाइज, कंट्री वाइज, सब लोग गोल्ड के तरफ ही जा रहे हैं। सो जैसे आपने बोला सेंट्रल बैंक वो डिसीजन लेगा तो द सिचुएशन विल बी चेंज इन अ डिफरेंट वे। या दैट इज I wanted to ask you another question since you are on a retail side. या When you see the customer behavior is changing, is are they buying lighter gold or lightweight jewelry or design-led jewelry or main only diamond jewelries? How do you see the changes?
द चेंजेस आर इन अ टोटली डिफरेंट वे। लोग आज की डेट में लाइट वेट ज्वेलरी तो चाहिए ही चाहिए सबको, बिकॉज गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। वी ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि हम जो प्राइस रेंज की ज्वेलरी रखें वी आर एबल टू सेल। So what we do, we see a sweet spot, what weight bracket is selling at in this quarter, and we keep adjusting our stocks every quarter. So we have got an inventory system which manages all this. तो हमने इसके लिए एक इनफैक्ट वी हैव क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर एज वेल एज लाइक आई डोंट नो इफ यू नो दैट आई डू कंसल्टिंग फॉर रिटेल ज्वेलरी बिजनेस ओनर्स, and I've done a PhD on the same from Switzerland for inventory management everything. I have created a framework by the name of SIDOR, SIDOR, which S stands for stock aging, I is identification of vendors, D is design monitoring, O is optimal level of inventory, and the R is return on investment enhancement. So while doing business, this is what I got in the end after all my learning during the course of my life, कि अगर हम इन पांचों चीजों को कंट्रोल कर लेंगे then no one in the world can stop you from growth and you will make the best money out of your investment what you have done in a jewelry retail. सो हम लोगों ने एक सिस्टम्स क्रिएट करे हुए हैं एंड दो सिस्टम्स टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. इट्स नॉट दैट आई हैव टू गेट इनटू इट एंड सी व्हाट इज सेलिंग. So there is a system which tracks everything on its own and it is automated. Like my vendors, they get a WhatsApp, on the WhatsApp group they get an email कि हमारा अगर कोई प्रोडक्ट बिक गया, so automatically stocks are increased and reduced on their own. So this That is is how we really good. manage it. Yeah, so Yeah, this is that's how really we good. manage it. And in fact, if we talk about the retail chain stores, this is how they do it. बट वो जो इंफॉर्मेशन और वो जो नॉलेज है वो एज अ फैमिली ज्वेलर हम लोगों को किसी ने बताई नहीं, कोई बताता ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ सीक्रेट सॉर्स. दे डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीवन ऑन अर्थ. इफ दे शेयर इट एवरीवन इज गोना ग्रो. सो That's what my आई that's what my या next question actually. What do they do differently from जो चेन रिटेलर्स जो कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स नहीं कर रहे हैं, वो क्या डिफरेंटली करना चाहिए? जो आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। वो लोग उनके साथ आपके साथ कैसे जुड़े और वो क्या डिफरेंटली क्या करे? देखिए उसमें सबसे पहले तो है कि यू नीड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वॉट एवर कम्स टू द स्टोर शुड कम विद अ बिल राइट एट द पॉइंट व्हेन इट इज एंटरिंग द स्टोर, and whatever moves out of the store it should go out with a bill. If you can do these things correctly and honestly at your store, then you can do anything. If you don't do it, then there is no answer to it because then everything is there in the owner's head. If you don't have data, so it's like you can't create a property where you don't have a floor, you don't have a land. So you need to have a strong foundation for it. And over a period of time with understanding, people get to realize it. Few people start doing it, and that's what I do. That's what I help them on to understand how to do it. लोग मतलब टैगिंग के प्रोसेसेस भी इतने क्लियर नहीं होते, मतलब देयर लॉट मेनी डिफरेंसेस व्हिच गो इन इट. No, या the data is very important actually. Without उसके बिना वो opportunities नहीं निकलता है. So that is very important to track something, what is there in the store, what is left out. It is very important to track it and see how does it going. Um, my question to you, Virendra ji, uh, आपके मुताबिक retailers के ये situation पे what are the opportunities for retailers? Retailers को क्या opportunities है इस situation में? अपॉर्चुनिटी मैम, उसको आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा इस समय में। जैसे गौरव जी ये डॉक्टर है, मुझे जानकर अच्छा लगा कि चलिए ज्वेलरों में भी कोई डॉक्टर उस तरह से बना है और जो प्रॉपरली इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए ऊपर इन्होंने अपना मॉडल डेवलप किया है, क्योंकि आज की डेट में वो बहुत ज़रूरी है मैम। जैसे गौरव जी ने बताया भी सही कि अगर आपको इसको अपॉर्चुनिटी बनाना, आज के मार्केट के हिसाब से अपने को अपॉर्चुनिटी बनाना है, तो कुछ आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे आप अकेले हैं और मैं अकेले ही सारी चीजें कर रहा हूं, या मैं अकेले ही सोच के जो मैंने सोचा है वही सही है। आपको मार्केट के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने बोला रिटेल चेन और इंडिपेंडेंट स्टोर दोनों कैसे काम करते हैं। इंदौर में एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है जिनके ओनर से मैं मिला, तो हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। तो मैंने उनसे वही पूछा कि आप हेजिंग वेजिंग करते हैं नहीं करते हैं। बोले हम हेजिंग, आज जितना माल मैंने बेचा
वो पूरा मैं देखता हूँ, फिर शाम को उसमें से मेरा प्रॉफिट वो भी मैं जोड़ के और वापस शाम को उतना ही माल खरीद लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कल क्या प्राइसिंग मिलेगा। आज की डेट में आप देखिए, गोल्ड आज 1,50,000, कल सुबह उठेंगे 1,55,000। तो आपने आज 1,50,000 में सोना बेच दिया, पर शाम को या तुरंत उसका हेजिंग नहीं किया आपने, तो कल आपको वही सोना आपके बिजनेस के लिए 1,55 में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप आज मान लीजिए 100 ग्राम आपने 1,50 में बेच दिया, और कल है भाव 1,55, तो आपकी तो 100 ग्राम की इन्वेंट्री आज खत्म हो गई, और आपने इसको हेज नहीं किया। जब आप कल उठेंगे और कल आदमी 100 ग्राम मांगेगा और आपने इन्वेंट्री में 100 ग्राम पीछे हेज नहीं किया, तो वो जो 5,000 का प्रति 10 ग्राम का घाटा है वो आपको खुद सहन करना पड़ेगा। तो ना आपका मार्जिन बचेगा, ना आपका प्रॉफिट बचेगा। तो ये जो टूल्स हैं इनको समझना पड़ेगा कि कैसे करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो भाव कटवा लेंगे, अभी मैंने फोन कर दिया है बुलियन वाले के यहाँ पे, मुझे लगता है कि भाव गिरेगा गिरेगा गिरेगा। पर अल्टीमेटली क्या होता है कि पिछले 2 ढाई साल 3 साल से सोना बढ़ ही रहा है। तो जो वो भाव कटवाने की सिचुएशन है वो हमेशा उलट ही हो रही है। मतलब आदमी ने हमेशा ऊंचे भाव पर ही भाव काटा है, बेचा लोअर पर भाव जहां पे आपने खरीदारी आपको करनी थी वहां पर आपने ऊंचे भाव पे कटवाया भाव, क्योंकि आपने ये सोचा कि भाव नीचे गिरेगा तो मैं भाव कटवाऊंगा, जो कि सिचुएशन पिछले 3 साल में देखने को ही नहीं मिली। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कॉस्ट को एवरेज करना पड़ेगा आपको। दूसरा, हेजिंग टूल्स आपको अपनाने पड़ेंगे। जैसे या तो आपने आज जो बेचा है या तो एमसीएक्स पे खरीद लीजिए, या अपने बुलियन डीलर के यहाँ बुक कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को एमसीएक्स में दिक्कत होती है खरीदने में, या बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सट्टेबाजी है। तो चीज हर चीज के लिए अवेलेबल है। मतलब एमसीएक्स को कुछ लोग सट्टेबाजी मानकर उसमें कुछ खरीद बिक्री नहीं करते, पर आपको एज ए हेजिंग वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो उस वाले हिस्से का उपयोग करिए ना। जो सट्टेबाजी कर रहे हैं उनको मत देखिए ना, वो लोगों को लगता है कि ये प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, पर आपका तो अल्टीमेटली बिजनेस वहां पर जा रहा है ना। तो एज ए हेजिंग टूल आपको अपनानी पड़ेंगे, हेजिंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, कॉस्ट को एवरेज करना पड़ेगा, और खरीदारी को वास्तविक मांग से जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर बाहर से खरीद रहे हैं तो अभी आपके पास डिमांड है या नहीं। पता चला आपने ज्यादा सोना खरीद लिया और पीछे डिमांड ही नहीं, अक्षय तृतीया या शादी का सीजन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इसमें सती जी काम करती है। और इन्वेंट्री पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि अगर आपने ऊंचे कीमत पर इन्वेंट्री बना ली, एक साथ सोना खरीद लिया, तो वो एक आपके लिए लायबिलिटी बन सकती है जब आगे जाकर फ्यूचर में। इसके अलावा आपको प्राइजेस पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी, जो प्राइजेस हैं। और दूसरा, जो लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब अलग तरीके से वो काम करते हैं, जिनका जिसको आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल ऑन पेपर नहीं काम है, उनको फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि मैंने वहां पे हेज कर लिया, पर कल को आदमी पैसा लेके ही भाग जाता है, उनका सोना लेके ही भाग जाता है, फिर वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिस स्ट्रेटेजी में आपकी हेजिंग, आपकी इन्वेंट्री, आपकी सप्लाई, आपके मार्जिन्स, आपकी डायनामिक प्राइसिंग भी होनी चाहिए। जैसे आपके पास ऐप है या तो उसमें भी डायनामिक प्राइसिंग होनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट से आपको बचना पड़ेगा, फिलहाल कि मैंने इतने पे फिक्स करके इतने पे ही मैं बेचूंगा। तो प्राइसिंग भी आपकी डायनामिक होनी चाहिए। दूसरा, ग्राहक जब आता है, ज्वेलर भाई जो है, जब ग्राहक आता है तो उससे जब आप बुकिंग ले रहे हैं तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लेकर बुकिंग करें। जैसे गौरव जी बता रहे थे कि लोग आके कैंसिल कर देते हैं, तो जब आप हायर पैसा लेकर बुकिंग करेंगे तो आपके लिए वो एक सेफ्टी नेट का इस्तेमाल, मतलब एज ए सेफ्टी नेट आपके लिए इस्तेमाल होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं सती जी, जैसे इन्वेंट्री, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का नियम भी आप अपना सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज खरीदी, कोई डिजाइन पुरानी हो रही तो उनको पहले निकाल सकते हैं। तो अ, ये एक जैसे गौरव जी ने कहा, इसका भी एक साइंस है। इट्स ये नहीं है कि मैंने ये सोचा तो ऐसा होगा, उसको पूरे साइंस से डिफाइन करना पड़ेगा आपको। आई थिंक यू आर करेक्ट बिकॉज जो रिटेलर से सुनते हैं, मुझे उनको यही बनाने के बोलने का है। बिकॉज आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। ऐसा जो भी आया लेके रखे, कस्टमर्स आए उसके हिसाब से बेचे, उसमें वो सक्सेस नहीं होता है। अम, अगर गौरव जी जैसा आप मेंडर की तरफ से आपके साथ जुड़ के उनको एक स्ट्रैटेजी बना के प्रॉपर तरीके से हेडजिंग कैसे करने का, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करने का, प्रॉफिट मार्जिन कैसे क्रिएट करने का, ये जो सिस्टम है, ये जो साइंस है, वो समझ जाएंगे। आई थिंक रिटेलर्स को कोई भी ये वोलेटाइल सिचुएशन में इतना तकलीफ नहीं हो पाएंगे। दैट्स वो ये मेरा कहना है।
अम, और मेरे को ये आपसे पूछने का है, ये जो न्यू जनरेशन है, अभी जो गोल्ड खरीद रहे हैं, आर दे लुकिंग गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट तरीके से कर रहे हैं, और पहनने के लिए जैसे मुझे जितना चाहिए उतना मैं ले रहे? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहे जनरली ज्यादातर लोग तो आज की डेट में, इफ यू सी। पहले भी शुरू से ही अगर आप देखें तो हमारा इंडियन कल्चर ही यही है। सो आई स्टिल रिमेम्बर के पहले हम लोग के यहाँ पर एक कल्चर के अंदर ऐसा फिट हुआ हुआ है इंडियन कल्चर में कि धनतेरस पे कुछ ना कुछ ज्वेलरी खरीदे, राइट। सो अभी अगर हम कुछ साल से देखें, अराउंड 15-20 ईयर से, अब अक्षय तृतीया एक स्पॉट और आ गया जहाँ पे आप खरीदें। सो वी कॉल इट लाइक धनतेरस एंड अक्षय तृतीया। सो दीज आर द टू पॉइंट्स जहां पर सारे के सारे लोगों को ज्वेलरी खरीद ही लेना चाहिए। इनफैक्ट एज अ ज्वेलर हमारे को इसको प्रमोट करना चाहिए कि अक्षय तृतीया पे खरीदो एक बार, और एक बार खरीदिए धनतेरस पे। अगर आपने 2 बार लाइफ में ज्वेलरी खरीद लिया तो आप वैसे ही डाइवर्सिफाई वैसे ही हो गया। इट इज़ वेरी इजी टू डू दैट। इस तरीके से अगर करते हैं तो सारी चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इनफैक्ट हमारे को एज अ ज्वेलर अपनी फैमिली के अंदर भी सेम अप्लाई करना चाहिए। ओके, सो दैट लीडिंग मी टू अनदर क्वेश्चन। इसका मतलब है वेडिंग सीजन में जो परचेज हो रहा है इट्स सेम तरीके से हो रहा है, और जो गोल्ड प्राइसेस का जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो इस पे वेडिंग परचेसेस पे इम्पैक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इनफैक्ट व्हाट वी हैव सीन, पहले जनरली क्या होता था, कस्टमर वेडिंग से 2-3 महीने पहले शॉपिंग करने आते थे। अभी जिनकी बच्चों की शादियां फिक्स भी नहीं हुई, वो भी आके पहले ही शॉपिंग कर रहे हैं, कह रहे कि ज्वेलरी तो ले लो, कल को पता लगे प्राइस 2-2.5 लाख रुपए हो जाएगा, अभी ले लो। जिनकी नवंबर में शादी है, दे हैव ऑलरेडी बॉट मोस्ट ऑफ देयर ज्वेलरी, बिकॉज व्हेन दे सी कि प्राइसेस अप जा रहे हैं, एवरीवन वांट्स टू लाइक मेक श्योर कि मेरे को रीजनेबल प्राइसिंग पे प्रोडक्ट मिल जाए। तो वो सब लोग अपनी, मैंने बताया जैसे आपको कि एफडी तोड़ के भी, हमने ऐसे देखो, कह रहा है कि मैं तो एफडी तोड़ के पैसे लाया हूँ और मेरे को ज्वेलरी दे दो बस। एंड आई थिंक दैट इज द राइट वे, बिकॉज हम तो अपने कस्टमर्स को सबको यही सलाह देते हैं कि आपके बच्चे जो घर में हैं उनको किस तरीके से उनके लिए गोल्ड एक्यूमुलेट कीजिए। 2 बच्चे हैं, सो जस्ट कीप बाइंग गोल्ड 2 times in a year, दैट मेक्स इट इजियर। और जो हम तो प्राइस की एक बात कर रहे थे, सो आई जस्ट वन थिंग, अनदर थिंग दैट केम टू माय हेड। जब 2012 के अंदर ना $1920 का प्राइस आया था इंटरनेशनल मार्केट में, राइट। और इंडिया में उस टाइम पे आई थिंक इट वाज अराउंड 27-28 thousand और मे बी 30 thousand। वहां से इंटरनेशनली प्राइस डिप टू $1,050, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्राइस इट केम डाउन इंटरनेशनली। बट इंडिया के अंदर उस टाइम रुपी, व्हेन इट हिट 1920, इट वाज आई थिंक अराउंड समवेयर अराउंड 42 रुपीज टू अ डॉलर, राइट। वो वहां से जंप करके 55-60 के आसपास चला गया था, इसलिए हमने इंडिया में डिप नहीं देखा। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो डिप आया है, 50% का आया है गोल्ड के अंदर, 2 बार आया। And internationally, if we see, we should see that. Personally, that's what I think. और अभी यहाँ से डॉलर भी, इट इज ऑलरेडी सिटिंग एट अराउंड 92-91। सो यहाँ से बहुत ज़्यादा रूम डॉलर के लिए अभी तो नहीं है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग। सो आई डोंट सी कि डॉलर हमारा यहाँ से अब 120 रुपये आ जाएगा जल्दी। तो अभी ये 80 to 100 के बीच में घूमेगा जो भी घूमेगा अब। तो ओके, इंडियन, सो अगर इंटरनेशनल मार्केट में आउंसेस में डिप आ गया डॉलर के प्राइस में, तो इंडियन मार्केट विल बी इम्पेक्टेड लिटिल मोर। दैट्स व्हाट आई सी। नो, इंडियन स्पेंडिंग पावर वैसे भी इंक्रीज हो गया है, इट्स नॉट द या सेम जो या 5 साल पहले हमने देखा था। आपने जब भी बताया जो वेडिंग जो परचेज जो हो रहे, वो लोग ईयरली प्राइसेस का जो अनस्टेबिलिटी की वजह से वो लोग ईयरली परचेज कर रहे हैं, सो द इम्पैक्ट ऑन द रिटेलर सीम्स टू बी पॉजिटिव, करेक्ट? तो प्रॉफिट या जल्दी आ जाता है, तो उसमें हमको रिटेलर्स को नेगेटिवली कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, करेक्ट? कुछ दिक्कत नहीं। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे एज लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली रन ज्वेलरी रिटेल स्टोर्स, सो उनके पास ना डाटा नहीं होता, इसलिए उनको पता नहीं होता। दैट्स व्हाट आई हम्म। हैव सीन। इनफैक्ट इफ वी वर टॉकिंग अबाउट स्टॉक एजिंग,
जैसे वीरेंद्र जी भी उसके बारे में बात कर रहे थे, तो विद माय एक्सपीरियंस, हम मैंने इतने आई हैव कोच्ड ओवर आई थिंक 1500 ज्वेलर्स पैन इंडिया। सो व्हाट आई हैव सीन कि ज्वेलरी का जब हम उनका स्टॉक का डाटा निकालते हैं तो 50% ऑफ द ज्वेलरी व्हाट दे हैव इन हैंड इज ओवर 1 ईयर ओल्ड इन गोल्ड। और डायमंड ज्वेलरी तो 2 साल पुरानी होती है, 50% जो बिकी नहीं है। सो विच इज द बिगेस्ट रेंट? चेन स्टोर्स इसीलिए प्रॉफिटेबल है बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन स्टॉक एजिंग एंड स्टॉक रोटेशन। दैट इज वाई दे आर सक्सेसफुल। तो ये उस सब चीजों को करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बट वो क्या बोलते हैं कि स्वर्ग सारे जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। तो मरना तो खुद ही पड़ेगा, यू हैव टू लाइक वर्क हार्ड फॉर इट। एंड अब ऐसा नहीं करेंगे तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी फैमिली की है वो भी बिजनेस में नहीं आना चाहती। ऐसा भी हो रहा है, कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, फिर वापस ही नहीं आना चाहते टू जॉइन बैक द फैमिली बिजनेस। दे आर हैप्पी ओवर देयर आउटसाइड इंडिया एंड वर्किंग एज एन एम्प्लॉय फॉर समवन एल्स। यहाँ पे फैमिली का अच्छा बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, बट दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज यहाँ का बिजनेस उतना अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं है। बाहर पढ़ने के बाद उन्हें लगता है यार यहाँ तो इट्स लाइक it's like falling in a well. They don't want to do that. नो, इन्वेंटरी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वो रिटेलर्स को समझना चाहिए वो कैसे करने के, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द मार्जिन एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। इसके लिए Absolutely. हम रैपनेट जैसा प्लेटफॉर्म के साथ रिटेलर्स जुड़ा रहता है, तो ताकि उनको इन्वेंट्री लेके स्टॉक करके रखने का जरूरत नहीं है। यू कैन रोटेट इट वेरी इजीली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे नो दैट how do they maintain their margins and profitability at this volatile situation. um, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछने की आप आपसे दोनों सवाल को। पूछने वाला था सती जी, वही मैंने कहा आप क्या करते हैं, रैपनेट क्या करता है, आप कैसे मदद करते हैं जो ज्वेलर है रिटेलर है उनकी, आप लोग कैसे मदद करते हैं, मुझे वो समझना है। हमारा क्या है, आप रैपनेट से जब भी जो गौरव जी ने बोला, जो इन्वेंट्री लेके अब रखता है, स्टॉक करते हैं, पहले करते हैं, आपको पता नहीं चलता है ये जा रहे क्या नहीं जा रहा है। जब भी आपके पास रैपनेट जैसा प्लेटफॉर्म रहता है, आपको स्टॉक करके रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो ज्वेलरी बनाने का उसका डिमांड के तौर पे आप लेके उसमें आपको ज्वेलरी बना सकता है। तो वो जो स्टॉक लॉस और जो इन्वेंट्री मैनेज का कंट्रोल करने का, वो तो आपको अपने साथ जोड़ के इजीली कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अपने पास इतना ट्रांसपेरेंसी जो है जो प्राइसेस का, तो इजीली आपको पता चलता है ये टाइप का जो डायमंड जो लेते हैं कौन सा प्राइस में कहाँ से मिलता है, बेस्ट प्राइस क्या है, इसके एवरेज प्राइस कहाँ से है मिलता है, कहाँ कौन सा सप्लायर से मैं खरीदूं। ये सब इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू प्राइसेस के थ्रू ये रैपनेट जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाता है। तो ये काफी सारा रिटेलर्स इसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है। बिफोर वी क्लोजिंग आई नॉर्मली वांट। मैं सती जी के इंटरव्यू करता हूँ, आज ये सती जी मेरा जो है व्यूज ले रहे हैं इसीलिए मैंने सोचा एक सवाल तो पूछूं जरूर आप पूछ सकते हैं, जरूर आप पूछ सकते हैं। आप आपका एरिया गोल्ड में आप बहुत स्ट्रांग है। आप अभी हमें समझ में आ रहे आप भी डायमंड का काफी सारे इंफॉर्मेशन आप देना शुरू किया है। जी तो जी, आपके साथ जुड़ ये के करें। या इंडस्ट्री में क्या है, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कहाँ से लेने के, कैसे करने का, जैसे गुरु जी ने बोला, काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है ये इन्वेंट्री कैसे मैनेज करने का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I wanted to ask you one last question. What is the single biggest opportunity for jewelry retailers in the gold market this year? गौरव जी। अपॉर्चुनिटी अगर देखेंगे तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो यह है कि गोल्ड जो है वो बुल रन के अंदर है। सो आपके पास कस्टमर तो ऑटोमेटिकली स्टोर पे आना ही है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उसके वॉक इन करने के बाद में अगर आपके पास राइट इन्वेंट्री है एंड यू कैन गिव द राइट एक्सपीरियंस टू द कस्टमर, देन यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। एंड दैट्स व्हाट वी बीन डूइंग सिंस सो लॉन्ग। और अगर आप, होता क्या है कि एज अ ज्वेलर अगर हम अपनी सारी फाउंडेशन को ठीक नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे पाते हैं, इन्वेंट्री राइट नहीं रखते हैं,
तो कस्टमर आपको बताएगा नहीं दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, दे विल जस्ट वॉक अवे एंड से कि अच्छा हम दोबारा आएंगे, फैमिली में किसी को लेके आएंगे, या लेट मी गो एंड सी फ्यू मोर डिजाइन एट सम अदर प्लेस, एंड दे विल नॉट से यू एनीथिंग। बिकॉज एज अ फैमिली रिटेलर हमारे ना उस कस्टमर के साथ ऑलरेडी एक रिलेशनशिप होता है जनरली। न्यू क्लाइंट जो वॉक इन होता है उसके साथ तो डिफरेंट है, बट ऑलमोस्ट 70% व्हाट आई हैव सीन दे आर ओल्ड कस्टमर्स। तो आपको मुंह के ऊपर नहीं बताएंगे दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, दे वुड जस्ट वॉक आउट। और नेक्स्ट जनरेशन के साथ में जब पहले वाली जनरेशन शॉपिंग करने आती है ना, तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बिकॉज उन्होंने देखा होता है, हेड में होता है सारे के सारे रिटेल चेन स्टोर्स, और अगर हम वैसा एक्सपीरियंस नहीं देंगे उस कस्टमर को जो हमारे पास आया है, तो दे विल गो बैक। सो यू हैव टू मेक श्योर कि हम उस चीज को ठीक रखें। तो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। नहीं, ये तो एंड अभी कोई भी तो बिजनेस आप ले लो, क्योंकि रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। आप ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रस्ट के साथ को रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं तो कोई भी बिजनेस में वो आगे जोड़ के नहीं जा सकता है। क्योंकि ये चाहे रिटेलर्स रहने दो, ये इंफॉर्मेशन रहने दो, हमारा भी जगह पे हम देखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दे दो, ट्रस्ट के साथ जुड़े रहे, वो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बना बना बनते जाओ, नहीं तो वो बहुत डिफिकल्ट है आगे जाके। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बट वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो समझ आता है। अभी तक तो जी मतलब यूनिट्स के पास कस्टमर का डाटा भी पूरा नहीं निकलता। So that is जी। also very big pain point. We need to have the right kind of CRMs to take everything, and this is how it works. वो over a period of time चीजें populate होती है. We're doing lot many things. I think we don't have as much time. We're already close to यस recording one. Yeah, we just have 4 more minutes in hand. So यस यस। yeah, So thank you वीरेंद्र जी एंड गौरव जी फॉर दिस सच एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन है, बहुत बढ़िया सेशन बन गया। दैट की टेक अवे एक्चुअली टुडे इज गोल्ड prices unstable is, हमें ऐसा लग रहा है it's not just a risk, it's also an opportunity. And for diamond retailers, understanding these signals can help uh, drive smarter inventory decision. They can protect their margins and identify the growth areas. The faster they adapt, the better it will be for them. And thank you everyone who joined us today. And if you found this valuable, stay connected with Rapinet for more such trade insights. Thank you. thank you very थैंक much. यू। We'll have